शर्लक होम्स खोया हुआ हीरा का रहस्य। अध्याय 1। बेकर स्ट्रीट पर एक अनमोल रहस्य। लंदन की एक सर्द शाम थी और बेकर स्ट्रीट 221 बी का कमरा हमेशा की तरह किताबों, पाइप के धुएं और अनसुलझे रहस्यों से भरा हुआ था। शर्लक होम्स अपनी आर्मचेयर में बैठे अपनी लंबी पतली उंगलियों को एक साथ जोड़े हुए थे। उनकी आंखें छत पर टिकी थीं। वे किसी पुराने जटिल मामले पर विचार कर रहे थे जिसका समाधान उन्हें अभी तक नहीं मिला था। मैं डॉक्टर जॉन वॉटसन उनके सामने बैठा अपनी डायरी में कुछ नोट्स लिख रहा था जब अचानक दरवाजे पर एक तेज दस्तक हुई। होम्स ने बिना हिले-डुले कहा, लगता है वॉटसन, हमारे पास एक नया आगंतुक है। और उसकी घबराहट बता रही है कि मामला काफी गंभीर है। मैंने दरवाजा खोला और सामने लॉर्ड एश्टन खड़े थे, जो लंदन के सबसे धनी और सम्मानित रईसों में से एक थे। उनके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थीं और उनके कपड़े अस्तव्यस्त थे, जैसे वे बहुत जल्दबाजी में आए हों। मिस्टर होम्स, लॉर्ड एश्टन ने हांफते हुए कहा, मुझे आपकी मदद चाहिए। एक भयानक घटना हुई है। मेरा बेशकीमती ब्लैक स्टार हीरा गायब हो गया है। उनकी आवाज में डर और निराशा साफ झलक रही थी। होम्स ने अपनी आंखें खोलीं और लॉर्ड एश्टन को ध्यान से देखा। बैठिए लॉर्ड एश्टन, उन्होंने शांत स्वर में कहा, और मुझे विस्तार से बताइए कि क्या हुआ। लॉर्ड एश्टन ने बताया कि ब्लैक स्टार हीरा उनके परिवार की सबसे अनमोल विरासत था। यह सदियों से उनके पास था और इसे एक अभेद्य तिजोरी में रखा गया था जो उनके पुस्तकालय में थी। आज सुबह जब मैं तिजोरी खोलने गया तो वह खाली थी। उन्होंने कहा, कोई जबरन प्रवेश का निशान नहीं है, तिजोरी है और घर के सभी नौकर वफादार हैं। यह कैसे संभव है? उनकी आवाज में विश्वास नहीं था। होम्स ने अपनी पाइप जलाई और धुएं के छल्ले बनाते हुए कहा, असंभव लॉर्ड एश्टन, केवल उन लोगों के लिए है जो पर्याप्त ध्यान नहीं देते। हम आपके घर चलेंगे और इस असंभव चोरी का मुआयना करेंगे। हम तुरंत लॉर्ड एश्टन के भव्य हवेली की ओर चल पड़े। हवेली में पहुंचकर होम्स ने हर कोने का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने दरवाजों, खिड़कियों और तिजोरी के आसपास की हर चीज की जांच की। कोई भी निशान नहीं था जो यह बताता कि किसी ने जबरदस्ती प्रवेश किया हो। तिजोरी वास्तव में थी। होम्स ने तिजोरी के पास जमीन पर झुका अपनी मैग्नीफाइंग ग्लास से एक एक इंच का मुआयना किया। मैंने देखा कि उनकी नज़र एक छोटे से, लगभग अदृश्य निशान पर पड़ी। यह एक प्राचीन प्रतीक था जो किसी गुप्त समाज से जुड़ा हो सकता था। मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा था। यह क्या है होम्स? मैंने पूछा। क्या यह किसी अंधविश्वास का निशान है? होम्स ने प्रतीक को ध्यान से देखा। अंधविश्वास, वॉटसन, अक्सर सच्चाई का एक विकृत रूप होता है, उन्होंने कहा। यह निशान कोई साधारण नहीं है। यह एक महत्वपूर्ण सुराग है जो हमें इस मामले की गहराई तक ले जाएगा। उनकी आवाज में एक नई उत्तेजना थी, जैसे उन्हें एक नई पहेली मिल गई हो। लॉर्ड एश्टन घबराए हुए थे। लेकिन यह प्रतीक, इसका क्या मतलब है? उन्होंने पूछा। इसका मतलब है लॉर्ड एश्टन कि यह चोरी सिर्फ एक चोरी नहीं है, होम्स ने कहा। यह एक गहरा षड्यंत्र है जिसकी जड़ें शायद इतिहास में छिपी हैं और हमें इसे उजागर करना होगा। होम्स ने उस प्रतीक का एक स्केच बनाया और उसे अपनी डायरी में दर्ज किया। उनकी आंखें चमक रही थीं और उनका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। मुझे पता था कि यह मामला अब सिर्फ एक चोरी नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा रहस्य बन गया था जो शर्लक होम्स की बुद्धि को चुनौती देगा। अध्याय 2। गुप्त समाज का साया। ब्लैक स्टार हीरे की चोरी ने लंदन में सनसनी फैला दी थी। अखबारों में हर जगह इसी की चर्चा थी और स्कॉटलैंड यार्ड के इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड भी इस मामले को सुलझाने में असमर्थ थे। लेकिन शर्लक होम्स के लिए यह सिर्फ एक और मामला नहीं था, यह एक बौद्धिक चुनौती थी, एक ऐसी पहेली जिसकी जड़ें इतिहास में गहरी थीं। होम्स ने उस प्राचीन प्रतीक पर शोध करना शुरू किया जो उन्हें लॉर्ड एश्टन की तिजोरी के पास मिला था। उन्होंने ब्रिटिश म्यूजियम के धूल भरे गलियारों में घंटों बिताए, पुरानी पांडुलिपियों और दुर्लभ किताबों को खंगाला। वे लंदन की पुरानी किताबों की दुकानों में भी गए, जहां उन्हें कुछ ऐसी किताबें मिलीं जिनमें गुप्त समाजों और उनके प्रतीकों का उल्लेख था। कई दिनों के अथक शोध के बाद होम्स को पता चला कि यह प्रतीक ऑर्डर ऑफ द गोल्डन डॉन नामक एक गुप्त समाज से जुड़ा था। यह समाज सदियों पहले अस्तित्व में था और रहस्यमय अनुष्ठानों, प्राचीन ज्ञान और ब्रह्मांडीय शक्तियों में विश्वास रखता था। इस समाज के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध थी क्योंकि इसके सदस्य अपनी पहचान गुप्त रखते थे। वॉटसन, होम्स ने एक शाम कहा,
जब वे अपनी रिसर्च में डूबे हुए थे, यह समाज सिर्फ एक क्लब नहीं था। यह एक शक्तिशाली संगठन था जिसके सदस्य समाज के उच्च वर्गों से आते थे और उनका ब्लैक स्टार हीरे से गहरा संबंध था। इस बीच लॉर्ड एश्टन के परिवार और उनके करीबी लोगों से पूछताछ की गई। इसमें लॉर्ड एश्टन का भतीजा, जो जुए का आदी था और कर्ज में डूबा हुआ था, और एक रहस्यमय कला डीलर मिस्टर थॉर्न, जो हाल ही में लॉर्ड एश्टन के संपर्क में आया था, शामिल थे। होम्स ने उन सभी से पूछताछ की, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला। हर कोई निर्दोष लग रहा था, या कम से कम बहुत चालाक। एक दिन होम्स को एक अनाम पत्र मिला। पत्र में ब्लैक स्टार हीरे के बारे में एक प्राचीन भविष्यवाणी का उल्लेख था। इसमें लिखा था कि हीरा अपनी जगह पर वापस न आने पर भयानक परिणाम होंगे और यह कि अंधेरा लंदन पर छा जाएगा। पत्र में कोई हस्ताक्षर नहीं थे, लेकिन उसकी लिखावट अजीब थी, जैसे किसी बहुत पुराने व्यक्ति ने लिखी हो। यह दिलचस्प है, वॉटसन, होम्स ने पत्र को अपनी उंगलियों के बीच घुमाते हुए कहा। कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है, या शायद हमें एक संदेश दे रहा है। होम्स ने पत्र की लिखावट का विश्लेषण किया और कुछ पुराने दस्तावेजों से उसकी तुलना की। उन्हें पता चला कि यह लिखावट ऑर्डर ऑफ द गोल्डन डॉन के एक पुराने सदस्य की लिखावट से मेल खाती थी। होम्स ने उस पुराने सदस्य का पता लगाया, जो अब लंदन के एक शांत उपनगर में एक छोटे से घर में रहता था। वह एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसका नाम मिस्टर एल्ड्रिज था, और वह अपने अतीत के बारे में बात करने से हिचकिचा रहा था। लेकिन होम्स की दृढ़ता और तर्क ने उसे बोलने पर मजबूर कर दिया। मिस्टर एल्ड्रिज ने बताया कि ऑर्डर ऑफ द गोल्डन डॉन एक ऐसा समाज था जो ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने बताया कि ब्लैक स्टार हीरा सिर्फ एक रत्न नहीं था, बल्कि उसमें एक विशेष शक्ति थी जो समाज के अनुष्ठानों के लिए महत्वपूर्ण थी। उन्होंने हीरे के पुनर्जन्म और अंधेरे अनुष्ठान की बात की, जिससे मुझे रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन ये सब क्या है, मिस्टर एल्ड्रिज, मैंने पूछा। क्या यह सब अंधविश्वास नहीं है? मिस्टर एल्ड्रिज ने एक गहरी सांस ली। वॉटसन, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें विज्ञान नहीं समझा सकता, उन्होंने कहा। और ब्लैक स्टार हीरा उनमें से एक है। यह सिर्फ एक पत्थर नहीं, बल्कि एक जीवित इकाई है जो अपने मालिक को शक्ति प्रदान करती है। होम्स ने मिस्टर एल्ड्रिज की हर बात को ध्यान से सुना। उनकी आंखों में एक नई चमक थी। उन्हें पता था कि वे सिर्फ एक चोरी का मामला नहीं सुलझा रहे थे, बल्कि एक ऐसे रहस्य को उजागर कर रहे थे जिसकी जड़ें सदियों पुरानी थीं और जिसमें एक गुप्त समाज का साया छिपा था। अध्याय 3, अतीत की गूंज। ऑर्डर ऑफ द गोल्डन डॉन और ब्लैक स्टार हीरे के बीच के संबंध ने मामले को और भी जटिल बना दिया था। होम्स को अब यह यकीन हो गया था कि यह सिर्फ एक साधारण चोरी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा षड्यंत्र था जिसकी जड़ें लॉर्ड एश्टन के परिवार के इतिहास में गहरी थीं। होम्स ने लॉर्ड एश्टन के पुस्तकालय में फिर से प्रवेश किया। इस बार उनका ध्यान पुरानी किताबों और दस्तावेजों पर था। उन्होंने कई घंटों तक धूल भरे पन्नों को पलटा, और अंततः उन्हें कुछ ऐसे दस्तावेज मिले जो एश्टन परिवार के इतिहास और ब्लैक स्टार हीरे के साथ उनके संबंध को दर्शाते थे। इन दस्तावेजों में ऑर्डर ऑफ द गोल्डन डॉन के कुछ पूर्व सदस्यों के नाम भी थे, और होम्स को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि लॉर्ड एश्टन का एक पूर्वज, सर जेरेमी एश्टन, इस गुप्त समाज का एक प्रमुख सदस्य था। वॉटसन, होम्स ने एक शाम कहा, जब वे इन दस्तावेजों का विश्लेषण कर रहे थे, यह मामला सिर्फ हीरे की चोरी का नहीं है। यह एक बदला है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। सर जेरेमी एश्टन ने शायद समाज के कुछ नियमों का उल्लंघन किया था, और अब कोई उनके वंशजों से बदला ले रहा है। मुझे यह सुनकर हैरानी हुई। लेकिन कौन और क्यों, मैंने पूछा। यही हमें पता लगाना है, होम्स ने कहा। और मुझे लगता है कि हमारे पास एक नया संदिग्ध है। होम्स को पता चला कि एक इतिहासकार, डॉक्टर एलिजाबेथ रीड, जो ऑर्डर ऑफ द गोल्डन डॉन पर शोध कर रही थी, ने हाल ही में लॉर्ड एश्टन से संपर्क किया था। वह एश्टन परिवार के इतिहास और ब्लैक स्टार हीरे के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही थी। होम्स को शक हुआ कि डॉक्टर रीड का इस चोरी से कोई संबंध हो सकता है। होम्स ने डॉक्टर रीड से मिलने का फैसला किया। वे उनके कार्यालय गए, जो लंदन के एक शांत इलाके में था। डॉक्टर रीड एक बुद्धिमान और समर्पित इतिहासकार थीं, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो होम्स को संदिग्ध लगी। होम्स ने डॉक्टर रीड से ऑर्डर ऑफ द गोल्डन डॉन और ब्लैक स्टार हीरे के बारे में सवाल पूछे। डॉक्टर रीड ने बताया कि उनके शोध से पता चला है कि हीरा वास्तव में समाज का था और इसे एश्टन परिवार ने धोखे से हासिल किया था।
उन्होंने यह भी बताया कि समाज के कुछ सदस्य अभी भी जीवित हैं और वे अपने पूर्वजों की विरासत को वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप मानती हैं कि हीरा चुराया गया था? होम्स ने पूछा। डॉक्टर रीड ने सीधे होम्स की आंखों में देखा। मैं मानती हूं कि हीरा अपनी सही जगह पर वापस आ गया है, उन्होंने कहा। होम्स को अब यकीन हो गया था कि डॉक्टर रीड ही चोर थीं, लेकिन उन्हें यह साबित करने के लिए एक ठोस सबूत चाहिए था। उन्होंने एक योजना बनाई। वॉटसन, होम्स ने मुझे बताया, हम एक जाल बिछाएंगे। हम अफवाह फैलाएंगे कि ब्लैक स्टार हीरे का एक डुप्लीकेट बनाया गया है और उसे सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। यह चोर को बाहर निकालने का एक तरीका है। मुझे यह योजना जोखिम भरी लगी, लेकिन होम्स के आत्मविश्वास ने मुझे आश्वस्त किया। लंदन के सबसे प्रतिष्ठित संग्रहालय में एक भव्य प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। पुलिस को गुप्त रूप से तैनात किया गया था और होम्स और वॉटसन भी भीड़ में छिपे हुए थे, हर चेहरे पर नजर रख रहे थे। हॉल में तनाव था और हर कोई संदिग्ध लग रहा था। यह रात सच्चाई का खुलासा करने वाली थी। अध्याय 4, सच्चाई का खुलासा। प्रदर्शनी की रात लंदन का सबसे प्रतिष्ठित संग्रहालय रोशनी से जगमगा रहा था। ब्लैक स्टार हीरे का डुप्लीकेट, जो असली हीरे जैसा ही दिखता था, एक बुलेट प्रूफ डिस्प्ले केस में रखा गया था। हॉल में भीड़ थी, लेकिन हर कोई जानता था कि असली खेल अभी शुरू होना बाकी था। इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड और उनके आदमी गुप्त रूप से तैनात थे, हर कोने पर नजर रख रहे थे। होम्स और वॉटसन भीड़ में घुल मिलकर हर आने जाने वाले पर पैनी नजर रख रहे थे। होम्स की आंखें हर चेहरे पर ठहर रही थीं, हर हाव भाव का विश्लेषण कर रही थीं। तनाव हवा में महसूस किया जा सकता था। तभी एक रहस्यमय व्यक्ति, जो खुद को एक प्रसिद्ध कला समीक्षक बताता था, हीरे के पास आया। वह व्यक्ति डॉक्टर एलिजाबेथ रीड थी, वही इतिहासकार जिस पर होम्स को शक था। उसने हीरे को ध्यान से देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। होम्स ने वॉटसन को इशारा किया। वह आ गई वॉटसन, उन्होंने फुसफुसाया। अब खेल शुरू होगा। डॉक्टर रीड ने डिस्प्ले केस को छूने की कोशिश की, लेकिन एक गार्ड ने उसे रोक दिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बस इस अद्भुत कलाकृति की बारीकी से प्रशंसा करना चाहती थी। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन होम्स ने उसमें एक छिपी हुई दृढ़ता महसूस की। अचानक हॉल की रोशनी टिमटिमा उठी और फिर पूरी तरह बुझ गई। हॉल में अफरा-तफरी मच गई। लोग चिल्लाने लगे और अंधेरे में भगदड़ मच गई। होम्स ने तुरंत अपनी टॉर्च निकाली और उसे हीरे की ओर चमकाया। अंधेरे में डॉक्टर रीड ने डिस्प्ले केस को तोड़ने की कोशिश की। वह जानती थी कि यह डुप्लीकेट है, लेकिन वह एक संदेश देना चाहती थी कि हीरा अभी भी खतरे में है और उसे वापस पाना उसका लक्ष्य है। होम्स और वॉटसन तुरंत डॉक्टर रीड की ओर लपके। डॉक्टर रीड, रुक जाइए, होम्स ने चिल्लाया। डॉक्टर रीड ने होम्स को देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। यह हीरा मेरा है, उसने कहा। यह मेरे पूर्वजों की विरासत है, जिसे एश्टन परिवार ने चुराया था। मैं इसे वापस लेने आई हूं। एक संक्षिप्त संघर्ष हुआ। डॉक्टर रीड ने होम्स को चकमा देने की कोशिश की, लेकिन होम्स अपनी तेज बुद्धि और फुर्ती से उसे पकड़ने में कामयाब रहे। इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड और उनके आदमी भी वहां पहुंच गए और डॉक्टर रीड को हिरासत में ले लिया गया। रोशनी वापस आ गई और हॉल में शांति छा गई। ब्लैक स्टार हीरा, हालांकि डुप्लीकेट, सुरक्षित था। डॉक्टर रीड ने बताया कि उसने हीरा क्यों चुराया था। उसका परिवार ऑर्डर ऑफ द गोल्डन डॉन का अंतिम वंशज था और वे मानते थे कि ब्लैक स्टार हीरा उनके पूर्वजों से धोखे से चुराया गया था। वह इसे वापस लेना चाहती थी ताकि समाज की पुरानी शक्ति को बहाल कर सके और अपने परिवार के सम्मान को वापस पा सके। उसने यह भी बताया कि असली हीरा एक गुप्त स्थान पर छिपाया गया है, जिसे केवल समाज के वंशज ही जानते हैं। होम्स ने डॉक्टर रीड की बात सुनी और उन्हें एहसास हुआ कि यह मामला सिर्फ एक चोरी का नहीं था, बल्कि एक ऐतिहासिक अन्याय का था। उन्होंने डॉक्टर रीड को आश्वासन दिया कि वे असली हीरे को ढूंढ निकालेंगे और उसे उसकी सही जगह पर वापस लाएंगे। कुछ दिनों बाद होम्स और वॉटसन ने डॉक्टर रीड की मदद से असली ब्लैक स्टार हीरे का पता लगाया। यह लॉर्ड एश्टन की हवेली के नीचे एक गुप्त तहखाने में छिपा हुआ था, जिसे केवल एश्टन परिवार के सबसे पुराने सदस्य ही जानते थे। ब्लैक स्टार हीरा लॉर्ड एश्टन को वापस कर दिया गया। लॉर्ड एश्टन ने डॉक्टर रीड के प्रति सहानुभूति व्यक्त की और उन्होंने समाज के इतिहास और हीरे के महत्व को समझा।
उन्होंने वादा किया कि वे हीरे को एक संग्रहालय को दान कर देंगे, जहां उसे सुरक्षित रखा जाएगा और उसके इतिहास का सम्मान किया जाएगा। अध्याय 5 एक नई शुरुआत। ब्लैक स्टार हीरे का मामला सुलझ चुका था और लंदन में एक बार फिर शांति छा गई थी। होम्स और वॉटसन बेकर स्ट्रीट 221 बी पर वापस आ गए थे और मैं अपनी डायरी में इस असाधारण मामले के अंतिम विवरण दर्ज कर रहा था। होम्स अपनी आर्मचेयर में बैठे अपनी पाइप पी रहे थे और उनकी आंखों में एक गहरी संतुष्टि थी। वॉटसन, उन्होंने कहा, यह मामला सिर्फ एक चोरी का नहीं था, बल्कि इतिहास, विश्वास और न्याय का एक जटिल तानाबाना था। मैंने पूछा, आपको कैसे पता चला कि डॉक्टर रीड ही चोर थीं? होम्स ने मुस्कुराते हुए कहा, उनकी आंखों में वह चमक थी, वॉटसन, जो केवल उन लोगों में होती है जो किसी बड़े उद्देश्य के लिए काम करते हैं। और उनके शोध ने उन्हें हीरे के इतिहास से इतना जोड़ दिया था कि वे उसे अपना मानने लगी थीं। हमने इस मामले के हर पहलू पर चर्चा की और होम्स ने अपनी अद्वितीय अवलोकन क्षमता और तर्क से हर पहेली को सुलझाया। मुझे यह देखकर हमेशा आश्चर्य होता था कि वे कैसे सबसे छोटे सुरागों से भी बड़ी सच्चाइयों को उजागर कर सकते थे। तो अब क्या, होम्स, मैंने पूछा। क्या आप कुछ समय के लिए आराम करेंगे? होम्स ने अपनी पाइप से एक और कश लिया। आराम, वॉटसन, उन लोगों के लिए है जिनके पास कोई उद्देश्य नहीं है, उन्होंने कहा। लंदन में अभी भी कई रहस्य छिपे हैं, कई अन्याय हैं जिन्हें सुलझाना है। और मुझे लगता है कि यह मामला सिर्फ एक शुरुआत है। उनकी आवाज में एक नई चुनौती थी, एक नई ऊर्जा। मुझे पता था कि शर्लक होम्स कभी आराम नहीं करेंगे जब तक कि लंदन में कोई रहस्य अनसुलझा न रहे। मैंने अपनी डायरी बंद की और होम्स को देखा। वे अपनी आंखों में एक दूर की चमक के साथ खिड़की से बाहर देख रहे थे, जैसे वे लंदन की धुंध भरी सड़कों में छिपे अगले रोमांच को देख रहे हों। मुझे एहसास हुआ कि मैं दुनिया के सबसे महान जासूस के साथ एक अविस्मरणीय यात्रा पर था और हर दिन एक नई पहेली, एक नया रहस्य लेकर आता था। यह कहानी शर्लक होम्स की अद्वितीय बुद्धि, उनके अटूट तर्क और उनके न्याय के प्रति समर्पण का एक और प्रमाण थी। और मुझे पता था कि यह कहानी, खोया हुआ हीरा का रहस्य, हमेशा के लिए मेरे और होम्स के कारनामों में एक विशेष स्थान रखेगी। अध्याय 6 अतीत के गहरे राज। लॉर्ड एश्टन के घर से लौटने के बाद होम्स और मैं बेकर स्ट्रीट पर वापस आ गए। होम्स ने अपनी आर्मचेयर में बैठकर अपनी पाइप सुलगाई और उनकी आंखें दूर कहीं अतीत में खोई हुई थीं। वॉटसन, उन्होंने कहा, डॉक्टर रीड की कहानी में कुछ ऐसा है जो मुझे परेशान कर रहा है। उनके परिवार का इतिहास, ऑर्डर ऑफ द गोल्डन डॉन से उनका संबंध और हीरे के प्रति उनकी अटूट निष्ठा, यह सब एक बड़े रहस्य की ओर इशारा करता है। मैंने पूछा, क्या आप सोचते हैं कि ब्लैक स्टार हीरे में वास्तव में कोई रहस्यमय शक्ति है, जैसा कि मिस्टर एड्रिज ने दावा किया था? होम्स ने धुएं का एक छल्ला बनाया। शक्ति, वॉटसन, कई रूपों में आती है। यह सिर्फ भौतिक शक्ति नहीं होती। विश्वास की शक्ति, इतिहास की शक्ति और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चले आ रहे रहस्यों की शक्ति, ये सभी उतनी ही वास्तविक हो सकती हैं जितनी एक तलवार की धार। उनकी आवाज में एक दार्शनिक गहराई थी। होम्स ने अगले कुछ दिन ऑर्डर ऑफ द गोल्डन डॉन के इतिहास में और गहराई से शोध करने में बिताए। उन्होंने ब्रिटिश म्यूजियम के गुप्त अभिलेखागार में प्रवेश किया, जहां उन्हें कुछ ऐसे दस्तावेज मिले जो इस समाज के सबसे पुराने सदस्यों और उनके अनुष्ठानों के बारे में विस्तृत जानकारी देते थे। उन्हें पता चला कि ब्लैक स्टार हीरा वास्तव में समाज के संस्थापक सदस्यों में से एक द्वारा खोजा गया था और इसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा को केंद्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यह सिर्फ एक रत्न नहीं था, वॉटसन, होम्स ने एक रात मुझे बताया, जब वे अपनी मेज पर फैले पुराने नक्शों और प्रतीकों का अध्ययन कर रहे थे। यह एक कुंजी थी जो ब्रह्मांड के रहस्यों को खोलने में मदद करती थी। और इसे एश्टन परिवार ने धोखे से हासिल किया था, जैसा कि डॉक्टर रीड ने दावा किया था। होम्स को एक पुराने नक्शे में एक गुप्त स्थान का पता चला जो लंदन के बाहरी इलाके में एक परित्यक्त हवेली के नीचे था। यह हवेली ऑर्डर ऑफ द गोल्डन डॉन का एक पुराना गुप्त मुख्यालय था। होम्स को शक हुआ कि असली ब्लैक स्टार हीरा अभी भी वहीं छिपा हो सकता है, या शायद वहां कुछ और महत्वपूर्ण सुराग मिल सकते हैं। हमें वहां जाना होगा, वॉटसन, होम्स ने कहा। यह जगह हमें इस मामले की अंतिम सच्चाई तक ले जाएगी। अगली सुबह हम उस परित्यक्त हवेली की ओर चल पड़े। हवेली पुरानी और जर्जर थी, उसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और दीवारें काई से ढकी हुई थीं। अंदर का माहौल ठंडा और डरावना था, जैसे समय यहां रुक गया हो।
होम्स ने हवेली के हर कोने का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने धूल भरे कमरों, टूटी हुई सीढ़ियों और मकड़ी के जालों से ढकी दीवारों की जांच की। अंततः उन्हें एक गुप्त दरवाजा मिला, जो एक पुरानी किताबों की अलमारी के पीछे छिपा हुआ था। दरवाजा एक संकरे, अंधेरे गलियारे में खुलता था, जो नीचे एक तहखाने की ओर जाता था। हवा में नमी और मिट्टी की गंध थी, और हर कदम पर एक अजीब सी गूंज सुनाई देती थी। तहखाने में पहुंचकर हमने देखा कि यह एक बड़ा, गोलाकार कमरा था, जिसकी दीवारों पर प्राचीन प्रतीक और चित्र उकेरे हुए थे। कमरे के बीच में एक वेदी थी, जिस पर कुछ पुराने उपकरण और एक खाली स्टैंड रखा हुआ था। यह वही स्टैंड था जहां ब्लैक स्टार हीरा रखा जाता था। होम्स ने वेदी के आसपास की जमीन का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्हें कुछ ऐसे निशान मिले जो यह बताते थे कि हाल ही में यहां कोई आया था। वॉटसन, होम्स ने कहा, डॉक्टर रीड यहां आई थी, और मुझे लगता है कि उसने यहां कुछ और भी खोजा है। होम्स ने दीवारों पर उकेरे गए प्रतीकों का अध्ययन किया। उन्हें एक विशेष प्रतीक मिला, जो ब्लैक स्टार हीरे के प्रतीक से मिलता जुलता था, लेकिन उसमें कुछ अतिरिक्त रेखाएं थीं। होम्स को शक हुआ कि यह प्रतीक किसी और गुप्त स्थान की ओर इशारा कर रहा है। यह एक पहेली है, वॉटसन, होम्स ने कहा। एक ऐसी पहेली जो हमें इस समाज के सबसे गहरे रहस्य तक ले जाएगी। अध्याय 7, रहस्यमय संदेश और नया खतरा। परित्यक्त हवेली से लौटने के बाद होम्स ने उस नए प्रतीक पर शोध करना शुरू किया जो उन्हें तहखाने की दीवारों पर मिला था। उन्होंने अपनी लाइब्रेरी में घंटों बिताए, पुरानी किताबों और गुप्त समाजों के बारे में दस्तावेजों को खंगाला। उन्हें पता चला कि यह प्रतीक ऑर्डर ऑफ द गोल्डन डॉन के एक और गुप्त अनुष्ठान से जुड़ा था, जिसे चंद्रमा का आह्वान कहा जाता था। वॉटसन, होम्स ने एक शाम कहा, जब वे अपनी रिसर्च में डूबे हुए थे, यह अनुष्ठान पूर्णिमा की रात को किया जाता था, और इसका उद्देश्य ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आकर्षित करना था। और मुझे लगता है कि डॉक्टर रीड इस अनुष्ठान को पूरा करने की कोशिश कर रही है। मुझे यह सुनकर चिंता हुई। लेकिन क्यों, मैंने पूछा। क्या वह हीरे की शक्ति का उपयोग करना चाहती है? होम्स ने अपनी आंखें बंद कीं। शायद, या शायद वह कुछ और भी खोज रही है। कुछ ऐसा जो ब्लैक स्टार हीरे से भी ज्यादा शक्तिशाली है। इस बीच लंदन में अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगीं। शहर के कुछ सबसे प्रभावशाली लोग, जो लॉर्ड एश्टन के करीबी थे, रहस्यमय तरीके से बीमार पड़ने लगे। उनके शरीर पर अजीब निशान दिखाई देने लगे, और वे अजीबोगरीब बातें करने लगे। स्कॉटलैंड यार्ड के इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड इस मामले को सुलझाने में असमर्थ थे, और उन्हें कोई सुराग नहीं मिल रहा था। होम्स को शक हुआ कि इन घटनाओं का संबंध ब्लैक स्टार हीरे और ऑर्डर ऑफ द गोल्डन डॉन से हो सकता है। उन्होंने बीमार लोगों से मिलने का फैसला किया। उन्हें पता चला कि सभी बीमार लोगों ने हाल ही में लॉर्ड एश्टन के साथ एक गुप्त बैठक में भाग लिया था, जहां ब्लैक स्टार हीरे के बारे में चर्चा हुई थी। यह कोई बीमारी नहीं है, वॉटसन, होम्स ने कहा। यह एक हमला है, और मुझे लगता है कि डॉक्टर रीड इसके पीछे है। होम्स ने बीमार लोगों के शरीर पर मिले निशानों का विश्लेषण किया। उन्हें पता चला कि ये निशान ऑर्डर ऑफ द गोल्डन डॉन के एक और गुप्त प्रतीक से मिलते जुलते थे, जिसे अंधेरे का स्पर्श कहा जाता था। यह प्रतीक नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने और लोगों को प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। होम्स को अब यकीन हो गया था कि डॉक्टर रीड ब्लैक स्टार हीरे की शक्ति का उपयोग करके लंदन में अराजकता फैलाना चाहती थी। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उसका अंतिम लक्ष्य क्या था। एक दिन होम्स को एक और अनाम पत्र मिला। इस बार पत्र में एक पहेली थी, जो चंद्रमा का आह्वान अनुष्ठान से संबंधित थी। पहेली में एक गुप्त स्थान का उल्लेख था, जहां अनुष्ठान पूरा किया जाना था। यह एक चुनौती है, वॉटसन, होम्स ने पत्र को अपनी उंगलियों के बीच घुमाते हुए कहा। डॉक्टर रीड हमें रोक नहीं रही है, बल्कि हमें अपने खेल में शामिल कर रही है। होम्स ने पहेली को सुलझाया, और उन्हें पता चला कि गुप्त स्थान लंदन के एक पुराने कब्रिस्तान में था, जहां ऑर्डर ऑफ द गोल्डन डॉन के कुछ सबसे पुराने सदस्य दफन थे। हमें वहां जाना होगा, वॉटसन, होम्स ने कहा। और डॉक्टर रीड को रोकना होगा, इससे पहले कि वह अपनी योजना को पूरा करे। हम तुरंत कब्रिस्तान की ओर चल पड़े। रात का समय था, और कब्रिस्तान में एक अजीब सी खामोशी थी। हवा में एक ठंडी, डरावनी गंध थी, और हर कदम पर एक अजीब सी गूंज सुनाई देती थी। कब्रिस्तान में पहुंचकर हमने देखा कि डॉक्टर रीड वेदी के पास खड़ी थी, और उसके चारों ओर कुछ लोग थे जो ऑर्डर ऑफ द गोल्डन डॉन के सदस्य लग रहे थे।
वे एक अजीबोगरीब अनुष्ठान कर रहे थे और हवा में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस की जा सकती थी। डॉक्टर रीड, रुक जाइए, होम्स ने चिल्लाया। डॉक्टर रीड ने होम्स को देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुम बहुत देर हो चुकी हो, मिस्टर होम्स, उसने कहा। अब ब्लैक स्टार हीरे की शक्ति जागृत हो चुकी है और कोई इसे रोक नहीं सकता। होम्स को पता था कि उनके पास ज्यादा समय नहीं था। उन्हें डॉक्टर रीड को रोकना होगा, इससे पहले कि वह अपनी योजना को पूरा करे और लंदन को हमेशा के लिए बदल दे। अध्याय 8, अंतिम टकराव और रहस्य का पर्दाफाश। कब्रिस्तान में तनाव चरम पर था। डॉक्टर एलिजाबेथ रीड ऑर्डर ऑफ द गोल्डन डॉन के कुछ सदस्यों के साथ चंद्रमा का आह्वान अनुष्ठान को पूरा करने की कोशिश कर रही थी। ब्लैक स्टार हीरा, जो अब उसके हाथ में था, एक अजीब सी चमक बिखेर रहा था और हवा में एक शक्तिशाली ऊर्जा महसूस की जा सकती थी। डॉक्टर रीड, इस पागलपन को रोकिए, होम्स ने चिल्लाया। आप नहीं जानती कि आप क्या कर रही हैं। डॉक्टर रीड ने एक रहस्यमय मुस्कान दी। मैं सब जानती हूं, मिस्टर होम्स। यह हीरा सिर्फ एक रत्न नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक स्रोत है। मेरे पूर्वजों ने इसे सदियों पहले खोजा था और इसे एश्टन परिवार ने धोखे से चुराया था। अब मैं इसे वापस ले रही हूं ताकि ऑर्डर ऑफ द गोल्डन डॉन की पुरानी शक्ति को बहाल कर सकूं और दुनिया को एक नई दिशा दे सकूं। होम्स को पता था कि तर्क से डॉक्टर रीड को रोकना असंभव था। उन्हें कुछ और करना होगा। उन्होंने वॉटसन को इशारा किया और हम दोनों डॉक्टर रीड की ओर लपके। एक भयंकर संघर्ष शुरू हुआ। ऑर्डर ऑफ द गोल्डन डॉन के सदस्य, जो डॉक्टर रीड के प्रति वफादार थे, हमें रोकने की कोशिश करने लगे। वे प्राचीन अनुष्ठानों और प्रतीकों का उपयोग करके हमें भ्रमित करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन होम्स अपनी तेज बुद्धि और फुर्ती से उन्हें चकमा दे रहे थे। होम्स का मुख्य लक्ष्य ब्लैक स्टार हीरे को डॉक्टर रीड के हाथ से छीनना था। उन्हें पता था कि जब तक हीरा उसके पास है, वह अपनी योजना को पूरा कर सकती है। डॉक्टर रीड ने हीरे की शक्ति का उपयोग करके होम्स पर हमला करने की कोशिश की। हवा में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस की जा सकती थी और होम्स को एक अजीब सा दबाव महसूस हुआ। लेकिन होम्स अपनी एकाग्रता बनाए रखे और उन्होंने डॉक्टर रीड के हमले को चकमा दिया। अंततः एक निर्णायक क्षण आया। होम्स ने एक तेज चाल चली और उन्होंने ब्लैक स्टार हीरे को डॉक्टर रीड के हाथ से छीन लिया। जैसे ही हीरा उसके हाथ से निकला, उसकी शक्ति कम होने लगी और ऑर्डर ऑफ द गोल्डन डॉन के सदस्य भी कमजोर पड़ने लगे। डॉक्टर रीड निराश हो गई। नहीं, उसने चिल्लाया, तुमने मेरी योजना को बर्बाद कर दिया। इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड और उनके आदमी भी कब्रिस्तान पहुंच गए और डॉक्टर रीड और उसके साथियों को हिरासत में ले लिया गया। ब्लैक स्टार हीरा सुरक्षित था और लंदन एक बड़े खतरे से बच गया था। होम्स ने हीरे को ध्यान से देखा। यह वास्तव में एक शक्तिशाली रत्न है, वॉटसन, उन्होंने कहा। लेकिन इसकी शक्ति का उपयोग अच्छे के लिए किया जाना चाहिए, न कि विनाश के लिए। डॉक्टर रीड ने अपनी गिरफ्तारी के बाद सब कुछ कबूल कर लिया। उसने बताया कि वह ऑर्डर ऑफ द गोल्डन डॉन की अंतिम वंशज थी और वह अपने पूर्वजों की विरासत को वापस पाना चाहती थी। उसने यह भी बताया कि उसने ब्लैक स्टार हीरे की शक्ति का उपयोग करके लंदन में अराजकता फैलाने की योजना बनाई थी ताकि वह समाज की पुरानी शक्ति को बहाल कर सके। होम्स ने डॉक्टर रीड की बात सुनी और उन्हें एहसास हुआ कि वह सिर्फ एक अपराधी नहीं थी, बल्कि एक भ्रमित महिला थी जो अपने परिवार के इतिहास और विश्वासों से गहराई से जुड़ी हुई थी। उन्होंने डॉक्टर रीड को आश्वासन दिया कि वे हीरे को एक सुरक्षित स्थान पर रखेंगे जहां उसकी शक्ति का दुरुपयोग नहीं होगा। कुछ दिनों बाद ब्लैक स्टार हीरे को ब्रिटिश म्यूजियम में एक विशेष प्रदर्शनी में रखा गया, जहां उसे सुरक्षित रखा जाएगा और उसके इतिहास का सम्मान किया जाएगा। डॉक्टर रीड को एक मानसिक अस्पताल में भेज दिया गया, जहां उसे अपने भ्रम से उबरने में मदद मिलेगी। अध्याय 9, बेकर स्ट्रीट पर शांति और नए रहस्य। ब्लैक स्टार हीरे का मामला सुलझ चुका था और लंदन में एक बार फिर शांति छा गई थी। होम्स और वॉटसन बेकर स्ट्रीट 221 बी पर वापस आ गए थे और मैं अपनी डायरी में इस असाधारण मामले के अंतिम विवरण दर्ज कर रहा था। होम्स अपनी आर्मचेयर में बैठे अपनी पाइप पी रहे थे और उनकी आंखों में एक गहरी संतुष्टि थी। वॉटसन, उन्होंने कहा, यह मामला सिर्फ एक चोरी का नहीं था, बल्कि इतिहास, विश्वास, शक्ति और न्याय का एक जटिल तानाबाना था। मैंने पूछा, आपको कैसे पता चला कि डॉक्टर रीड कब्रिस्तान में अनुष्ठान कर रही थी? होम्स ने मुस्कुराते हुए कहा, पहेली में जो संकेत थे, वॉटसन, वे स्पष्ट थे।
चंद्रमा का आह्वान अनुष्ठान, पूर्णिमा की रात और कब्रिस्तान में ऑर्डर ऑफ द गोल्डन डॉन के पुराने सदस्यों की कब्रें, यह सब एक ही दिशा में इशारा कर रहा था। हमने इस मामले के हर पहलू पर चर्चा की और होम्स ने अपनी अद्वितीय अवलोकन क्षमता और तर्क से हर पहेली को सुलझाया। मुझे यह देखकर हमेशा आश्चर्य होता था कि वे कैसे सबसे छोटे सुरागों से भी बड़ी सच्चाइयों को उजागर कर सकते थे। तो अब क्या होम्स, मैंने पूछा, क्या आप कुछ समय के लिए आराम करेंगे? होम्स ने अपनी पाइप से एक और कश लिया। आराम, वॉटसन, उन लोगों के लिए है जिनके पास कोई उद्देश्य नहीं है, उन्होंने कहा। लंदन में अभी भी कई रहस्य छिपे हैं, कई अन्याय हैं जिन्हें सुलझाना है। और मुझे लगता है कि यह मामला सिर्फ एक शुरुआत है। उनकी आवाज में एक नई चुनौती थी, एक नई ऊर्जा। मुझे पता था कि शर्लक होम्स कभी आराम नहीं करेंगे जब तक कि लंदन में कोई रहस्य अनसुलझा न रहे। मैंने अपनी डायरी बंद की और होम्स को देखा। वे अपनी आंखों में एक दूर की चमक के साथ खिड़की से बाहर देख रहे थे, जैसे वे लंदन की धुंध भरी सड़कों में छिपे अगले रोमांच को देख रहे हों। मुझे एहसास हुआ कि मैं दुनिया के सबसे महान जासूस के साथ एक अविस्मरणीय यात्रा पर था और हर दिन एक नई पहेली, एक नया रहस्य लेकर आता था। यह कहानी शर्लक होम्स की अद्वितीय बुद्धि, उनके अटूट तर्क और उनके न्याय के प्रति समर्पण का एक और प्रमाण थी। और मुझे पता था कि यह कहानी, खोया हुआ हीरा का रहस्य, हमेशा के लिए मेरे और होम्स के कारनामों में एक विशेष स्थान रखेगी। अध्याय 10, एक नया खतरा और अप्रत्याशित मोड़। ब्लैक स्टार हीरे का मामला सुलझने के बाद बेकर स्ट्रीट पर कुछ दिनों के लिए शांति छा गई थी। लेकिन शर्लक होम्स के जीवन में शांति कभी स्थायी नहीं होती। एक सुबह जब हम नाश्ता कर रहे थे, एक और रहस्यमय मामला हमारे दरवाजे पर दस्तक देने आया। एक युवा महिला, मिस एमिली वेंस, जो एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद की बेटी थी, हमारे पास आई। उसके चेहरे पर डर और चिंता साफ झलक रही थी। उसने बताया कि उसके पिता, प्रोफेसर आर्थर वेंस, एक रहस्यमय कलाकृति की खोज में मिस्र गए थे और अब वे लापता हो गए थे। मिस्टर होम्स, मिस वेंस ने हांफते हुए कहा, मेरे पिता ने मुझे एक अजीब पत्र भेजा था। इसमें कुछ प्राचीन मिस्र के प्रतीक और एक चेतावनी थी कि उन्हें खतरा है। मुझे डर है कि वे किसी बड़ी मुसीबत में हैं। होम्स ने पत्र को ध्यान से देखा। यह दिलचस्प है, वॉटसन, उन्होंने कहा। ये प्रतीक बुक ऑफ द डेड से मिलते जुलते हैं। लगता है प्रोफेसर वेंस किसी ऐसी चीज की खोज कर रहे थे जो बहुत शक्तिशाली और खतरनाक है। होम्स ने तुरंत मिस्र जाने का फैसला किया। मुझे यह सुनकर हैरानी हुई, क्योंकि होम्स आमतौर पर लंदन से बाहर नहीं जाते थे। लेकिन इस मामले में कुछ ऐसा था जिसने उनकी जिज्ञासा को जगा दिया था। हम मिस्र के लिए रवाना हुए। काहिरा पहुंचकर हमने प्रोफेसर वेंस के होटल के कमरे की जांच की। कमरा अस्तव्यस्त था और कुछ प्राचीन कलाकृतियां गायब थीं। होम्स को एक छोटा सा नक्काशीदार लकड़ी का बक्सा मिला, जिसमें एक और रहस्यमय प्रतीक उकेरा हुआ था। यह प्रतीक अंडरवर्ल्ड के द्वार का है, वॉटसन, होम्स ने कहा। लगता है प्रोफेसर वेंस किसी ऐसी चीज के बहुत करीब थे जो मिस्र के प्राचीन रहस्यों से जुड़ी है। होम्स ने स्थानीय अधिकारियों से पूछताछ की, लेकिन उन्हें कोई ठोस सुराग नहीं मिला। प्रोफेसर वेंस का कोई निशान नहीं था। होम्स ने उस प्रतीक पर शोध करना शुरू किया जो उन्हें लकड़ी के बक्से पर मिला था। उन्होंने काहिरा के संग्रहालयों और पुस्तकालयों में घंटों बिताए, प्राचीन मिस्र के ग्रंथों और कलाकृतियों का अध्ययन किया। उन्हें पता चला कि यह प्रतीक एक गुप्त समाज से जुड़ा था, जिसे अंडरवर्ल्ड के संरक्षक कहा जाता था। यह समाज प्राचीन मिस्र के रहस्यों और कलाकृतियों की रक्षा करता था और वे किसी भी बाहरी व्यक्ति को अपने रहस्यों को उजागर करने की अनुमति नहीं देते थे। लगता है वॉटसन, प्रोफेसर वेंस ने कुछ ऐसा खोज लिया था जो उन्हें नहीं खोजना चाहिए था, होम्स ने कहा। और अब अंडरवर्ल्ड के संरक्षक उनके पीछे पड़े हैं। होम्स को एक पुराने नक्शे में एक गुप्त स्थान का पता चला जो मिस्र के रेगिस्तान में एक परित्यक्त मंदिर के नीचे था। यह मंदिर अंडरवर्ल्ड के संरक्षक का एक पुराना गुप्त मुख्यालय था। होम्स को शक हुआ कि प्रोफेसर वेंस को वहीं ले जाया गया होगा। हमें वहां जाना होगा, वॉटसन, होम्स ने कहा। और प्रोफेसर वेंस को बचाना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। हम रेगिस्तान की ओर रवाना हुए। सूरज की तपती रेत और दूर दूर तक फैला सन्नाटा, सब कुछ रहस्यमय लग रहा था। अंततः हमें वह परित्यक्त मंदिर मिला। मंदिर पुराना और खंडहर था, उसकी दीवारें रेत से ढकी हुई थीं और उसके स्तंभ टूट गए थे। मंदिर के अंदर का माहौल ठंडा और डरावना था।
हवा में धूल और प्राचीनता की गंध थी और हर कदम पर एक अजीब सी गूंज सुनाई देती थी। होम्स ने मंदिर के हर कोने का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्हें कुछ ऐसे निशान मिले जो यह बताते थे कि हाल ही में यहाँ कोई आया था। अंततः उन्हें एक गुप्त मार्ग मिला जो मंदिर के नीचे एक तहखाने की ओर जाता था। तहखाने में पहुंचकर हमने देखा कि यह एक बड़ा अंधेरा कमरा था जिसकी दीवारों पर प्राचीन मिस्र के चित्र और प्रतीक उकेरे हुए थे। कमरे के बीच में एक वेदी थी जिस पर प्रोफेसर विंस बंधे हुए थे। उनके चारों ओर कुछ लोग थे जो अंडरवर्ल्ड के संरक्षक के सदस्य लग रहे थे। वे एक अजीबोगरीब अनुष्ठान कर रहे थे और हवा में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस की जा सकती थी। प्रोफेसर वेंस, मैंने चिल्लाया। प्रोफेसर वेंस ने हमें देखा और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुम यहाँ क्यों आए, मिस्टर होम्स? उन्होंने हांफते हुए कहा। यह बहुत खतरनाक है। होम्स ने प्रोफेसर वेंस को शांत किया। चिंता मत कीजिए प्रोफेसर, उन्होंने कहा। हम आपको यहाँ से निकाल लेंगे। अंडरवर्ल्ड के संरक्षक के सदस्यों ने हमें देखा और उन्होंने हमें रोकने की कोशिश की। एक भयंकर संघर्ष शुरू हुआ। होम्स अपनी तेज बुद्धि और फुर्ती से उन्हें चकमा दे रहे थे और मैं अपनी रिवॉल्वर से उन्हें दूर रख रहा था। होम्स का मुख्य लक्ष्य प्रोफेसर वेंस को मुक्त करना था। उन्हें पता था कि जब तक प्रोफेसर बंधे हुए हैं वे खतरे में हैं। अंततः होम्स प्रोफेसर वेंस को मुक्त करने में कामयाब रहे। प्रोफेसर वेंस ने बताया कि उन्होंने एक प्राचीन कलाकृति की खोज की थी जिसे अंडरवर्ल्ड का हृदय कहा जाता था। यह कलाकृति ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक स्रोत थी और अंडरवर्ल्ड के संरक्षक इसे दुनिया से छिपाकर रखना चाहते थे। उन्होंने मुझे यहाँ इसलिए लाया ताकि मैं उन्हें अंडरवर्ल्ड का हृदय कहा है यह बता सकूं, प्रोफेसर वेंस ने कहा। लेकिन मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। होम्स को पता था कि उन्हें अंडरवर्ल्ड का हृदय ढूंढना होगा इससे पहले कि अंडरवर्ल्ड के संरक्षक उसे ढूंढ लें और उसकी शक्ति का दुरुपयोग करें। अध्याय 11, अंडरवर्ल्ड का हृदय और अंतिम रहस्य। प्रोफेसर वेंस को बचाने के बाद होम्स और मैं अंडरवर्ल्ड का हृदय की खोज में निकल पड़े। प्रोफेसर वेंस ने हमें बताया कि यह कलाकृति मिस्र के एक गुप्त मकबरे में छिपी हुई थी जिसे केवल अंडरवर्ल्ड के संरक्षक के सबसे पुराने सदस्य ही जानते थे। होम्स ने उस मकबरे के बारे में शोध करना शुरू किया। उन्होंने प्राचीन मिस्र के ग्रंथों और नक्शों का अध्ययन किया और उन्हें एक गुप्त मकबरे का पता चला जो रेगिस्तान के एक दूरदराज के इलाके में था। हम उस मकबरे की ओर रवाना हुए। रेगिस्तान की तपती धूप और दूर दूर तक फैला सन्नाटा, सब कुछ रहस्यमय लग रहा था। अंततः हमें वह मकबरा मिला। मकबरा पुराना और खंडहर था, उसकी दीवारें रेत से ढकी हुई थीं और उसके प्रवेश द्वार पर प्राचीन मिस्र के प्रतीक उकेरे हुए थे। मकबरे के अंदर का माहौल ठंडा और डरावना था। हवा में धूल और प्राचीनता की गंध थी और हर कदम पर एक अजीब सी गूंज सुनाई देती थी। होम्स ने मकबरे के हर कोने का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्हें कुछ ऐसे निशान मिले जो यह बताते थे कि हाल ही में यहाँ कोई आया था। अंततः उन्हें एक गुप्त कक्ष मिला जहां अंडरवर्ल्ड का हृदय रखा हुआ था। अंडरवर्ल्ड का हृदय एक बड़ा नक्काशीदार पत्थर था जो एक अजीब सी चमक बिखेर रहा था। उसके चारों ओर कुछ प्राचीन उपकरण और प्रतीक रखे हुए थे। तभी अंडरवर्ल्ड के संरक्षक के सदस्य वहां पहुंच गए। वे हमें रोकने की कोशिश करने लगे। एक भयंकर संघर्ष शुरू हुआ। होम्स अपनी तेज बुद्धि और फुर्ती से उन्हें चकमा दे रहे थे और मैं अपनी रिवॉल्वर से उन्हें दूर रख रहा था। होम्स का मुख्य लक्ष्य अंडरवर्ल्ड का हृदय को सुरक्षित करना था। उन्हें पता था कि जब तक यह कलाकृति अंडरवर्ल्ड के संरक्षक के हाथ में है वे खतरे में हैं। अंततः होम्स अंडरवर्ल्ड का हृदय को सुरक्षित करने में कामयाब रहे। जैसे ही कलाकृति उनके हाथ में आई उसकी शक्ति कम होने लगी और अंडरवर्ल्ड के संरक्षक के सदस्य भी कमजोर पड़ने लगे। अंडरवर्ल्ड के संरक्षक के सदस्यों को हिरासत में ले लिया गया और अंडरवर्ल्ड का हृदय सुरक्षित था। होम्स ने कलाकृति को ध्यान से देखा। यह वास्तव में एक शक्तिशाली वस्तु है वॉटसन, उन्होंने कहा। लेकिन इसकी शक्ति का उपयोग अच्छे के लिए किया जाना चाहिए, न कि विनाश के लिए। प्रोफेसर वेंस ने अंडरवर्ल्ड का हृदय को ब्रिटिश म्यूजियम को दान कर दिया जहां उसे सुरक्षित रखा जाएगा और उसके इतिहास का सम्मान किया जाएगा। अध्याय 12, बेकर स्ट्रीट पर वापसी और भविष्य की चुनौतियां। मिस्र से लौटने के बाद होम्स और मैं बेकर स्ट्रीट 221 बी पर वापस आ गए थे। लंदन की परिचित गलियां और बेकर स्ट्रीट का आरामदायक कमरा सब कुछ हमें सुकून दे रहा था। मैंने अपनी डायरी में इस असाधारण मिस्र के मामले के अंतिम विवरण दर्ज किए।
होम्स अपनी आर्मचेयर में बैठे अपनी पाइप पी रहे थे और उनकी आंखों में एक गहरी संतुष्टि थी। वॉटसन, उन्होंने कहा, यह मामला सिर्फ एक लापता व्यक्ति की खोज का नहीं था, बल्कि प्राचीन रहस्यों, विश्वास और शक्ति के दुरुपयोग का एक जटिल तानाबाना था। मैंने पूछा, आपको कैसे पता चला कि अंडरवर्ल्ड का हृदय मकबरे में छिपा हुआ था? होम्स ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रोफेसर वेन्स के पत्र में जो प्रतीक थे, वॉटसन, वे स्पष्ट थे। अंडरवर्ल्ड के द्वार का प्रतीक और बुक ऑफ द डेड के संदर्भ, यह सब एक ही दिशा में इशारा कर रहा था। हमने इस मामले के हर पहलू पर चर्चा की और होम्स ने अपनी अद्वितीय अवलोकन क्षमता और तर्क से हर पहेली को सुलझाया। मुझे यह देखकर हमेशा आश्चर्य होता था कि वे कैसे सबसे छोटे सुरागों से भी बड़ी सच्चाइयों को उजागर कर सकते थे। तो अब क्या, होम्स, मैंने पूछा। क्या आप कुछ समय के लिए आराम करेंगे? होम्स ने अपनी पाइप से एक और कश लिया। आराम, वॉटसन, उन लोगों के लिए है जिनके पास कोई उद्देश्य नहीं है, उन्होंने कहा। दुनिया में अभी भी कई रहस्य छिपे हैं, कई अन्याय हैं जिन्हें सुलझाना है। और मुझे लगता है कि यह मामला सिर्फ एक शुरुआत है। उनकी आवाज में एक नई चुनौती थी, एक नई ऊर्जा। मुझे पता था कि शर्लक होम्स कभी आराम नहीं करेंगे जब तक कि दुनिया में कोई रहस्य अनसुलझा न रहे। मैंने अपनी डायरी बंद की और होम्स को देखा। वे अपनी आंखों में एक दूर की चमक के साथ खिड़की से बाहर देख रहे थे, जैसे वे लंदन की धुंध भरी सड़कों में छिपे अगले रोमांच को देख रहे हों। मुझे एहसास हुआ कि मैं दुनिया के सबसे महान जासूस के साथ एक अविस्मरणीय यात्रा पर था और हर दिन एक नई पहेली, एक नया रहस्य लेकर आता था। यह कहानी शर्लक होम्स की अद्वितीय बुद्धि, उनके अटूट तर्क और उनके न्याय के प्रति समर्पण का एक और प्रमाण थी। और मुझे पता था कि यह कहानी, खोया हुआ हीरा का रहस्य और अंडरवर्ल्ड का हृदय का मामला, हमेशा के लिए मेरे और होम्स के कारनामों में एक विशेष स्थान रखेगी।